हेलो जी, नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ जी। एनसीईआरटी अनफोल्डेड लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चंस, जहाँ पे हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसको समझते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी, और फिर हर लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप केवल इसी टॉपिक के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके एंड में देख सकते हैं। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए जी, पॉजिटिव सोच के साथ हम शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet is used for the other trait। तो मतलब है, अगर हम हर जीन को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करें तो उस गुण या उस ट्रेट को जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। और जो गुण छिपा रहता है या व्यक्त नहीं होता उसे हम छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, राइट। जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का प्रयोग कर रहे हैं यदि आप प्लांट की स्टेम की लेंथ या कह दीजिए हाइट की बात कर रहे हैं। आगे वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, in case of character of height, capital T is used for the tall trait and small t is used for the dwarf। फिर ये T, कैपिटल T और स्मॉल t क्या है एक्चुअल में? कैपिटल T एंड स्मॉल t आर एलील्स ऑफ ईच अदर। उदाहरण के लिए यदि हम पौधे की ऊंचाई के गुण को लें तो कैपिटल टी का प्रयोग लंबा गुण दर्शाने के लिए किया जाता है और स्मॉल टी का प्रयोग बौना गुण यानी ड्वार्फनेस के लिए प्रयोग किया जाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी, तो हाइट के लिए पेयर ऑफ एलील्स क्या क्या हो जाएंगे? या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी भी तो हो सकते हैं ना। पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं अपने। तो इस प्रकार पौधों में ऊंचाई के लिए जीन के एलील्स के जोड़े जो हैं ये इस तरह के 3 ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। मेंडल ऑल्सो प्रपोज्ड दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, that is capital T and small t respectively। मतलब है, मेंडल ने यह भी बताया कि किसी ट्रू ब्रीडिंग, सच्ची नस्ल जो है ट्रू ब्रीडिंग वाली लंबी या बौनी मटर की किस्म में ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं यानी समान या होमोजाइगस। लंबी किस्म में ये कैपिटल होते हैं और बौनी किस्म में ये स्मॉल टी और स्मॉल टी ना। जब आप ऐसे ही अल्फाबेट्स लिखते हैं कैपिटल टी या फिर आप लिखते हैं स्मॉल टी, तो ये कहलाता है उस प्लांट का जीनोटाइप। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, while the descriptive terms जो इसके लिए डिस्क्रिप्शन है, द डिस्क्रिप्टिव टर्म इज व्हाट? जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। दे आर कॉल्ड द फिनोटाइप। सो कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे का जीनोटाइप कहलाते हैं, जबकि लंबा कह देना यानी टॉल या बौना कह देना यानी ड्वार्फ, ऐसे वर्णात्मक शब्द जो हैं वो फिनोटाइप मतलब दिखने वाला रूप। फिनोटाइप इज एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर, कि देखने में वो पौधा लंबा है या छोटा है, तो तब आप कहेंगे टॉल है या ड्वार्फ है। जेनेटिकली आप ये सिंबल्स अल्फाबेट्स यूज करते हैं। व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी? तो एक सवाल पूछ लिया गया आपसे, भाई अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो क्या होगा? तो भी वो टॉल होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल हो गया ना।
तो फिर उस पौधे का फिनोटाइप यानी बाहरी रूप क्या होगा? जिसका जीनोटाइप, जीन संयोजन कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, तो यहां पे आपको होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट रिसेसिव टर्म्स से इंट्रोड्यूस किया गया है। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, अगर दोनों फैक्टर्स डिसिमिलर हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो इसका मतलब है वन डोमिनेट्स द अदर as in the F1 and hence is called the dominant factor while the other factor is called recessive। तो यहां पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के पौधों जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, उनका बाहरी रूप जो है यानी फिनोटाइप बिल्कुल वैसा है जो कैपिटल टी और कैपिटल पी वाले प्लांट्स का है, यानी वो भी टॉल है तो ये भी टॉल है, राइट। बिल्कुल कैपिटल टी वाले माता पिता जैसा ही था, यानी दोनों ही फिनोटिपिकली लंबे पौधे थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी गुण के लिए दो असमान डिसिमिलर जीन एक साथ हों तो उनमें से एक जीन दूसरे पर प्रभाव दिखाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर अपना प्रभाव दिखाता है, ये उनका कहना था। जो जीन प्रभाव दिखाता है उसे डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, राइट, उसे डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है, और जो छिप जाता है उसे रिसेसिव फैक्टर कहा जाता है। क्लियर है? इन दिस केस, जो यहां पे हम केस लेके चल रहे हैं, कैपिटल टी यानी फॉर टॉलनेस is dominant over small t which is for dwarfness, that means it is recessive, the small t is recessive। इस स्थिति में यानी कैपिटल टी जो लंबेपन के लिए है, स्मॉल टी जो बौनेपन के लिए है, उस पर प्रभाव दिखाता है, यानी टी डोमिनेंट है, प्रधान है, और स्मॉल टी रिसेसिव है यानी दबा हुआ है। He observed identical behavior for all the other characters or the trait pairs that he studied। यही चीज उन्होंने बाकी ट्रेट्स के लिए भी देखी। मेंडल ने पाया कि बाकी सभी गुणों के जोड़े मतलब ट्रेट पेयर्स में भी यही बात सही थी, हर जगह एक गुण प्रधान था और दूसरा गुण दबा हुआ था या रिसेसिव था। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज क्या कैपिटल एंड लोअर केस of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness। डोमिनेंट और रिसेसिव गुणों को, इस अवधारणा को, ये जो गुणों की ये अवधारणा है, गुणों की इस अवधारणा को याद रखने के लिए अंग्रेजी अक्षरों के बड़े कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो हैं, स्मॉल रूप जो हैं, उनका प्रयोग करना सुविधाजनक और तार्किक होता है। भाई इसका मतलब ये कि आप ये भी तो सोच सकते हैं कि टॉलनेस के लिए टी लिख दो, डवार्फनेस के लिए डी लिख दो, डी फॉर डंकी डी। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना। अगर टॉल कह रहे हो, कैपिटल टी यूज कर रहे हो, तो डवार्फ के लिए उसी कैपिटल टी का स्मॉल लेटर जो है स्मॉल टी यूज करिए। ध्यान दीजिए, डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल and small d for dwarf। क्यों? Because you will find it difficult to remember whether the capital T and small d are alleles of the same gene or not। Confusion हो जाएगा। कैपिटल टी को लंबापन, टॉलनेस, और स्मॉल डी को बौनेपन के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे यह याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल डी एक ही गुण या जीन के एलील्स हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और द एलील्स कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ द हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो भाई दोनों एलील्स सेम हो सकते हैं, दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी।
एलील्स कभी कभी समान हो सकते हैं, जैसे होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी या स्मॉल टी, और कभी असमान यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे हेट्रोजाइगस स्थिति में या कंडीशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Since the capital T small t plant is heterozygous for the genes controlling one character, height की बात हो रही है यहां पे, तो हम कहेंगे it is monohybrid and the cross between capital T and small t, this cross is a monohybrid cross. Now, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक ही गुण यानी ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, इसलिए यह एक मोनोहाइब्रिड कहलाता है, और कैपिटल टी तथा स्मॉल टी के बीच किया गया क्रॉस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहला रहा है. मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस भी करे थे, जैसे राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे. From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, मतलब जो F1 में नजर नहीं आया बौनापन पौधे का, वो F2 में जाके नजर आ गया, तो यानी कोई ब्लेंडिंग तो नहीं हुई थी. We can infer that when the tall and the dwarf plant produce gametes, जब tall और dwarf plants अपने gametes बनाते हैं, by the process of meiosis, the alleles of the parental pair they separate या segregate, separate के लिए segregate वर्ड भी यूज किया गया. The alleles of the parental pair segregate or separate from each other and only one allele is transmitted to one gamete. यह देखकर कि F2 पीढ़ी में दबा हुआ रिसेसिव गुण बिना किसी मिश्रण यानी ब्लेंडिंग के फिर से प्रकट हो जाता है, जो F1 में नजर नहीं आया वो F2 में नजर आया, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब लंबे यानी टॉल और ड्वार्फ पौधे गैमेट्स बनाते हैं तो मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान माता पिता के एलील्स एक दूसरे से अलग या सेग्रीगेट हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है. दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इट इज अ रैंडम प्रोसेस. तो ध्यान रखना, segregation of alleles is a random process and so there is a 50% chance, 50% chance है of a gamete containing either allele as has been verified by the results of the crossings. हिंदी में समझते हैं, एलील्स का ये अलग होना एक रैंडम प्रक्रिया है, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, इसलिए किसी भी गैमेट में किसी एक एलील कैपिटल टी या स्मॉल टी के आने की संभावना 50% होती है, और यह तथ्य क्रॉसिंग के परिणामों से प्रमाणित भी हुआ है. इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल कैपिटल टी प्लांट्स दे विल हैव द एलील कैपिटल टी एंड द गैमेट्स ऑफ द ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट दे विल हैव द एलील स्मॉल टी. इस प्रकार लंबे पौधों के गैमेट्स में केवल कैपिटल टी एलील होता है और बौने यानी स्मॉल टी पौधों के गैमेट्स में केवल स्मॉल टी एलील ही होता है. अब जब फर्टिलाइजेशन होगा भाई, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू द पॉलन एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग, दे आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट that have one capital T and one small t. तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आ गए. निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय एक माता पिता से आने वाला कैपिटल टी एलील, उदाहरण के लिए पॉलन के माध्यम से, प्लांट्स की बात हो रही है, और दूसरे माता पिता से आने वाला स्मॉल टी एलील एग के माध्यम से आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एलील होता है. तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग हुए, सेग्रीगेट हुए, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फिर से एक साथ आ गए. इन अदर वर्ड्स,
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइब्रिड्स दे विल हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जो हाइब्रिड्स का जीन संयोजन है, जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, तो इसलिए हम प्लांट को हेट्रोजाइगस कह रहे हैं, क्योंकि इन संकर पौधों में, हाइब्रिड्स में ऐसे एलील्स होते हैं जो परस्पर विपरीत यानी कॉन्ट्रास्टिंग गुणों को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये पौधे हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है जी। तो इतनी थ्योरी में से किस किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस a recessive trait reappears in F2 generation in about 25% of the plants. Which inference cannot be, ध्यान दीजिएगा, cannot be drawn from this observation? Option number 1, each parent contributes one allele to the offspring. The alleles segregate during gamete formation. The two alleles blend to form an intermediate trait in F1. The dominant and recessive alleles segregate independently. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी the two alleles blend to form an intermediate trait in F1। ये गलत स्टेटमेंट है, हमने यही बताना था ना, which inference cannot be drawn from this observation। क्यों? क्योंकि F2 reappearance of recessive traits disproves the blending hypothesis। जो F1 में नजर नहीं आ रहा था रिसेसिव वाली कंडीशन, F2 में नजर आ गई ना, राइट? तो ब्लेंडिंग तो नहीं हो रहा। दूसरा सवाल, इफ टू F1 टॉल प्लांट्स, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दे आर क्रॉस्ड, what fraction of tall plants in the F2 generation will be heterozygous? कितने प्रतिशत F2 जनरेशन में जो आएंगे टॉल हेट्रोजाइगस होंगे? 1/2, 1/3, 2/3 या 3/4, राइट? द करेक्ट आंसर विल बी 2/3। आप करके देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? यही कंडीशन दी गई है, ये F1 के लिए कहा गया उन्होंने। अब हम F2 देखें तो इस टी को पहले इस टी से करिए, इट विल बी कैपिटल टी, दिस टी विद दिस टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस विद दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन दिस विद दिस, इट विल बी दिस कंडीशन। इन F2 टॉल ड्वार्फ जो रेशो है 3:1 का है, सो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। ये फिनोटिपिकली तो तीनों टॉल हैं, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल हैं, ये हेट्रोजाइगस टॉल हैं। सो इन F2 टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशो 3:1 है। सही बात है जी, 3:1 है। बट जीनोटिपिकली एक ऐसा है जो कैपिटल टी है, दो ऐसे हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक ऐसा है जो स्मॉल टी। सो आउट ऑफ 3 टॉल, तो उन 3 टॉल में से 2 आर हेट्रोजाइगस, सो 2/3 of the tall plants they are heterozygous। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following best demonstrates Mendel's law of segregation at the cellular level? Separation of homologous chromosomes during meiosis 1, separation of sister chromatids during meiosis 2, independent assortment of chromosomes during meiosis 2, या crossing over during prophase 1? Well, the correct answer is separation of homologous chromosomes, each carrying one allele of a gene pair during meiosis 1, that leads to segregation of alleles into different gametes. So option number A. Next question. If two heterozygous tall plants, capital T, small t, they are crossed, what is the probability that an offspring will be genotypically homozygous but phenotypically tall? Genotypically homozygous, phenotypically tall. The correct answer is homozygous tall, कैपिटल टी होगा, और उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है अगर आप पनेट स्क्वायर से करके देखें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी करके देखा है। आगे बढ़ते हैं।
if a tall plant is crossed with a dwarf one, if a tall plant crossed with a dwarf one gives 50% tall and 50% dwarf progeny, the genotype of the tall parents must be, इनमें से क्या होना चाहिए उनका जीनोटाइप? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड उसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी? वेल, द आंसर इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सी ऑप्शन. हेट्रोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड, ऐसे कर लेते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ, यू क्रॉस इट विद द dwarf, it gives 50% tall heterozygous and 50% dwarf small t and small t. Simple crosses है. अगला सवाल. A tall plant with genotype capital T small t is self-pollinated, okay, out of the 400 offsprings. मान लीजिए 400 offsprings बने. How many would you expect to be homozygous tall? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोटिपिकली रेशो जो है आपके पास आएगा 3:1, जीनोटिपिकली क्या आएगा 1:2:1, राइट? सो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, द करेक्ट आंसर विल बी 100. जीनोटिपिक रेशो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी इज टू 1:2:1, यानी 1/4 1/4 ऑफस्प्रिंग्स आर होमोजाइगस टॉल. तो हमें होमोजाइगस टॉल बताने थे ना, तो दैट विल बी कैपिटल टी 1/4. अगर आप 400 का निकालेंगे तो वो 100 आ जाएगा. अगला सवाल. विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मैंडल्स ऑब्जर्वेशंस? Alleles segregate during gamete formation. Each gamete receives both alleles of a gene pair. Fertilization restores the diploid condition. Each zygote receives one allele from each parent. तो हमें बताना है कि P, Q, R, S में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. वेल, करेक्ट आंसर इज P, R and S, यानी बी ऑप्शन. P सही है, R सही है, S सही है, Q सही नहीं है. Gametes they receive only one allele, not both. So Q वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. Fertilization restores the diploidy and combines alleles from the parents. इस पूरे सेशन का पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगा, थ्योरी और क्वेश्चंस का. वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, राइट? और मैं कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, बट द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. सो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस? The recessive allele mutates in some individuals. म्यूटेट कर जाता है वो, ऐसा कहा गया. अब ये सही है या गलत आपको सोचना है. डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स दे ब्लेंड पार्शियली, उनमें पार्शियल ब्लेंडिंग हो जाता है. द डोमिनेंट एलील मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील, या फिर बोथ एलील्स एक्सप्रेस इक्वली इन ऑल द इंडिविजुअल्स. द करेक्ट आंसर इज सी. The masking effect of the dominant allele, it results in identical phenotype, yani tall for capital T and capital T small t, even though their genotypes are different. Question number 9. If a diploid plant produces only one type of gamete, एक diploid plant एक ही तरह का gamete बना रहा है for a particular character, what can be concluded about its genotype? आप उसके जीनोटाइप के बारे में क्या बता सकते हैं? वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, वो हाइब्रिड है, या इट मस्ट बी सेल्फ स्टेराइल? वेल, होमोजाइगस. करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. अ होमोजाइगस प्लांट कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल गैमेट्स कैरिंग द सेम एलील. या तो सिर्फ कैपिटल टी वाला होगा या सिर्फ स्मॉल टी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स why the recessive allele is not lost from the population even if it remains unexpressed in F1? खत्म क्यों नहीं हो जाता वो पॉपुलेशन में से? F1 में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ. कारण, the dominant allele converts the recessive allele into its own form. The recessive allele is destroyed during meiosis. The recessive allele remains in heterozygous individuals and reappears when the two such gametes unite.
चौथा ऑप्शन, म्यूटेशन कॉन्टिन्यूसली रिक्रिएट्स द रिसेसिव एलील। तो सिंपल है, थोड़े थोड़े घुमाए हुए हैं क्वेश्चन, है सिंपल, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है। और देखो सारे एनसीईआरटी में से ही हैं, कुछ बाहर से नहीं उठाया मैंने, जितनी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की बताई है मैंने एज इट इज लाइंस, वहीं से सवाल है ये। ठीक है जी। अगला सवाल, assertion reason, in the F1 generation of a cross between capital T and small t, all offsprings are tall. ठीक है जी। The allele capital T for tallness is dominant over the allele small t for dwarfness. क्या दोनों बातें सही हैं? अगर दोनों बातें सही हैं तो क्या दूसरी वाली बात पहली को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, in the F2 generation of a monohybrid cross, the dwarf trait reappears. हाँ, F2 में दोबारा से dwarfness देखने को मिलता है। क्यों? During gamete formation, alleles of a gene pair separate so that each gamete carries only one allele. So क्या assertion और reason दोनों सही हैं? और अगर दोनों सही हैं तो क्या reason assertion को explain कर रहा है? Yes, correct answer is A option. Next question. Each gamete formed from a heterozygous capital T small t plant has an equal chance of carrying या तो capital T या तो small t. Second statement, reason वाली, segregation of alleles during meiosis is a random process. Yes, both statements are correct, and second is explaining, right? Second is the correct explanation of the assertion. Reason is the correct explanation of the assertion. Next question, assertion है capital T and small t p plants they show the same phenotype. हाँ, कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल है। ठीक है जी। एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट एलील मास्क्स द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील। क्या दोनों बातें सही हैं? जी हां, दोनों बातें सही हैं। क्या दूसरी वाली बात पहली का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। सो बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अपीयर टॉल बिकॉज द डोमिनेंट कैपिटल टी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ द कंडीशंस। 15वां सवाल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर होमोजाइगस। बिल्कुल ठीक है। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी जब एक साथ आ रहे हैं तो वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है बात। Homozygous individuals contain similar alleles for a character. Heterozygous individuals contain dissimilar alleles. दोनों बातें सही हैं और जो दूसरी बात है वो पहली को एक्सप्लेन भी कर रही है। सो जितनी थ्योरी हमने पढ़े उसमें से हमने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसी तरह से। सो नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।